जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान गंगा 247। आज है 22 दिसंबर 2022 और 22 दिसंबर 2022 से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और सुनें तथा लास्ट में मैं आपसे 2 प्रश्न भी पूछूंगा जिनका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह वीडियो 10 से 15 मिनट की होती है और मेरा मोटो है सीमित समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डे से। आज है हर प्रॉब्लम की डिफरेंशिएशन हो तुम, मेरे हैप्पीनेस की इंट्रोगेशन हो तुम। ये कोई तारीफ नहीं है, मैं तो तुम्हारा राज बता रहा हूँ, तुम मेरे दिल की डिफिनीशन हो तुम। जी हाँ दोस्तों, आज है राष्ट्रीय गणित दिवस, अर्थात भारत सरकार ने 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया। दोस्तों, भारत के 14वें और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 26 फरवरी 2012 को मद्रास विश्वविद्यालय में भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म पर 125वीं वर्षगांठ के समारोह के उद्घाटन समारोह के दौरान 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की और इस अवसर पर सिंह ने घोषणा किया कि 2012 को राष्ट्रीय गणित के रूप में मनाया जाएगा। तब से प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। हाल ही में गुजरात के किस मंदिर को विश्व विरासत की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है मोढेरा सूर्य मंदिर। दोस्तों, 20 दिसंबर को गुजरात के मोढेरा सूर्य मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर की सूची में अस्थायी रूप से जोड़ा गया। यूनेस्को के सूची में अब भारत के 52 अस्थायी स्थल हो गए हैं। मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात के मेहसाना जिले के मोढेरा नामक गांव में पुष्पावती नदी के किनारे प्रतिष्ठित है। यह सूर्य मंदिर भारतवर्ष में विलक्षण स्थापत्य एवं शिल्प कला का बेजोड़ उदाहरण है। इस मंदिर को गुर्जर परिहार सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा सन 1026 से 1027 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में त्रिपुरा के किस मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया गया है? तो इसका सही जवाब है उन्नाकोटी मंदिर। दोस्तों, उन्नाकोटी, जिसे उत्तर पूर्व के अंगकोरवाट के रूप में जाना जाता है, सरकार और ISIS दोनों के साथ यूनेस्को की विश्व विरासत टैग के लिए होड़ कर रहा है, जो लाखों शैव राख नक्काशियों और देवी देवताओं के दायित्वों को संरक्षित करते हैं। इसमें राग कट वृत्ति की विशाल व्यापकताएं हैं और अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की विशेषताएं हैं और कंबोडिया के अंगकोरवाट मंदिर में मंत्रमुग्ध करने वाले अभिलेख के समान रहस्यमय आकर्षण दर्शाते हैं, इसलिए इसे उत्तर पूर्व का अंगकोरवाट कहते हैं। आइए दोस्तों, एक नज़र यूनेस्को पर, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। इसका कार्य शिक्षा, प्राकृतिक तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7 के केस किस राज्य में देखने को मिले हैं? गुजरात, उड़ीसा, तो दोनों राज्यों में देखने को मिला है। अब आइए जानें क्या है कोरोना का BF7 वेरिएंट। कोरोना का वायरस म्यूटेंट होकर अपने वेरिएंट और सब वेरिएंट बना रहा है। जैसे SARS-CoV-2 मेन वायरस है, वही इसके कई अलग अलग वेरिएंट और सब वेरिएंट सामने आए। BF7 भी BA.5.217 के बराबर है। यह ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है। इस महीने की शुरू से ही सेल होस्ट एवं माइक्रोब जर्नल में प्रकाशित स्टडी में कहा गया था कि BF7 सब वेरिएंट में ओरिजिनल D614G वेरिएंट की तुलना में 4.4 गुना ज़्यादा न्यूट्रलाइजेशन रेजिस्टेंस है। आइए दोस्तों, एक नज़र BF7 वेरिएंट के क्या लक्षण हैं जान लें। रिपोर्ट के अनुसार BF7 सबसे अधिक ऊपरी श्वास नली को प्रभावित करता है।
कोरोना के BF7 वेरिएंट से जुड़े संक्रमण के लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना शामिल है। इसके अलावा थकान, उल्टी और दस्त के लक्षण दिख सकते हैं। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को यह वायरस गंभीर रूप से बीमारी कर सकता है। दोस्तों, जिस प्रकार आपने कोविड-19 से प्रिकॉशन बरता, ठीक उसी प्रकार इससे भी आप प्रिकॉशन बरतें। मास्क लगाएं, हाथों को धोएं और 2 गज की दूरी बनाकर लोगों से रखें। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारतीय सेना ने किस बैलिस्टिक मिसाइल को प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है प्रलय। आइए दोस्तों, अब प्रलय के बारे में जान लें। प्रलय रास्ता बदलने की क्षमता रखता है। दूसरा है, प्रलय एक अर्ध बैलिस्टिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इंटरसेप्टर मिसाइलों को हराने में सक्षम होने के लिए उन्नत मिसाइलों को विकसित किया गया है। हवा में एक निश्चित दूरी तय करने के बाद इसे अपना रास्ता बदलने की क्षमता है। जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें, इसे DRDO ने भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के तहत तैयार किया है। 5 टन वाली प्रलय मिसाइल 500 से लेकर 1000 किलो तक के वारहेड को ले जाने में सक्षम है। यह जमीन से जमीन पर मार करती है। इसे पृथ्वी मिसाइल की तकनीक पर तैयार किया गया है। पृथ्वी मिसाइल को आधार पर समझा जाए तो यह हाई एक्सप्लोसिव परमाणु और केमिकल वेपन ले जाने में सक्षम है। अगला प्रश्न है, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत बिहार के किन स्थानों को शामिल किया गया है? गया, नालंदा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं, गया और नालंदा दोनों को शामिल किया गया है। दोस्तों, पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बिहार के तहत नालंदा को विकास के लिए चुना गया है। श्री रेड्डी ने कहा, मंत्रालय ने पर्यटन और वचन खरीदारी के बाद आउटलुक और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करने का उद्देश्य से अपना स्वदेश दर्शन योजना को अब स्वदेश दर्शन 2.0 के रूप में नया रूप दिया गया है। बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुरौना धाम को प्रसाद योजना के तहत विकास के लिए हाजिर किया गया है। यह योजना धार्मिक पर्यटन के अनुभव को समृद्ध करने के लिए संपूर्ण भारत में तीर्थ स्थानों को विकास और पहचान पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, 13वीं विश्व व्यापार संगठन WTO मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही जवाब है UAE। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन WTO मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। अफ्रीकी कंट्री कैमरून ने भी 13वीं WTO संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करने की इच्छा व्यक्त की थी। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 जून से 17 जून तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। मूल रूप से इसे 2020 में कजाकिस्तान में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। आइए दोस्तों, एक नज़र WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देश में मध्य व्यापार के नियमों को विनियमित करता है। GATT और WTO में मुख्य अंतर यह है कि GATT जहां ज़्यादातर वस्तुओं के व्यापार को विनियमित करता है, वहीं WTO और इसके समझौते में न केवल वस्तुओं को बल्कि सेवाओं और अन्य बौद्धिक संपदाओं जैसे व्यापार चिन्हों, डिजाइनों और आविष्कारों से संबंधित व्यापार को भी शामिल किया जाता है। फिलहाल WTO में यूरोपीय संघ सहित 164 सदस्य देश शामिल हैं तथा ईरान, इराक, भूटान, लीबिया आदि 23 देशों को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। भारत वर्ष 1947 में GATT तथा WTO का संस्थापक सदस्य देश बना। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य आर्थिक उदारीकरण है। आधिकारिक भाषा के तौर पर अंग्रेजी, फ्रांसीसी और स्पेनिश शब्द यूज किया जाता है। WTO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, सामाजिक प्रगति सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो इसका सही जवाब है पुदुचेरी। दोस्तों, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने मंगलवार को राज्यों के सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में एक तरफ जहां पुदुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है, वहीं झारखंड और बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब आंका गया है। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड का SPI स्कोर सबसे कम 43.95 और बिहार का SPI स्कोर 44.47 रहा है।
रिपोर्ट में 36 राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों और देशों के 707 जिलों को सामाजिक प्रगति के विभिन्न मानकों पर उसके प्रदर्शन के आधार पर आंका गया था। अगला प्रश्न है, करीम बेंजेमा किस देश के फुटबॉल के खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है फ्रांस। फ्रांस के अनुभवी स्ट्राइक करीम बेंजेमा ने फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल में अपनी टीम की हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की। विश्व कप 2018 में चैंपियन रहे फ्रांस को फाइनल 2022 में अर्जेंटीना के हाथों हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद बेंजेमा ने अपने 35वें जन्मदिन पर संन्यास की घोषणा की।